सुख शांति पाना चाहते हैं तो संतोष करना सीख लेना चाहिए। अगर हम दूसरों से ईर्ष्या करेंगे तो मन अशांत हो जाएगा। किसी इंसान से या किसी बात से डरने या अनावश्यक चिंता करने से भी शांति दूर हो जाती है। असंतुष्ट न रहें, डरे नहीं और अनावश्यक चिंताओं से बचें, तभी सुख शांति मिल सकती है। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। संसद के बजट सत्र का आज छठा दिन। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। लोकसभा में अंतरिम केंद्रीय बजट पर होगी चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगी वित्त विधेयक 2024। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024 लोकसभा से हुआ पास। जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 समेत जम्मू कश्मीर से जुड़े 3 अहम विधेयकों को भी मिली मंजूरी। राज्यसभा में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 और ओडिशा और आंध्र प्रदेश में SC/ST से संबंधित विधेयक भी हुआ पारित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज DU के इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज के शताब्दी समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। शाम को करेंगे टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह का किया उद्घाटन। सुदृढ़ ऊर्जा क्षेत्र को बताया राष्ट्र की प्रगति का शुभ संकेत। बोले, वैश्विक विशेषज्ञ भारत की विकास गाथा से हैं उत्साहित। विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में 1330 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। और केंद्र सरकार ने पूरी 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का लिया निर्णय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए है प्रतिबद्ध। बेहतर निगरानी के लिए सीमा के साथ साथ एक पेट्रोल ट्रैक भी बनाया जाएगा। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। संसद के बजट सत्र का आज छठा दिन है। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2 बजे सदन में चर्चा का जवाब देंगे। राज्यसभा में आज अंतरिम बजट पर चर्चा होगी। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंतरिम बजट 2024-25 पर चर्चा भी आज की कार्यसूची में शामिल है। वहीं लोकसभा में भी आज अंतरिम बजट पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विचार और पारित करने के लिए वित्त विधेयक 2024 पेश करेंगी। सदन में 2024-25 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अंतरिम बजट पर भी चर्चा होनी है और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान भी किया जाएगा। इसके साथ ही आज की कार्यसूची में विनियोग लेखानुदान विधेयक 2024 और विनियोग विधेयक 2024 पेश किए जाने के लिए शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक पुनर्स्थापन, विचार और पारित किए जा सकते हैं। सत्र के संचालन से पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ DU के इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। सुबह करीब 9 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। वहीं शाम करीब 6 बजे उपराष्ट्रपति टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के लोधी रोड पर इंडिया हैबिटेट सेंटर में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए मंगलवार को लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024 संसद में पास हो गया।
अब परीक्षा की शुचिता को भंग करने के अपराध के लिए नया कानून बनेगा। इसमें अनियमितता और गड़बड़ी पर अधिकतम 1 से 10 साल तक की जेल और 3 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024 सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया था, जो कि मंगलवार को पास हो गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस विधेयक को मंजूरी दी थी। इस कानून के तहत विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। इसका उद्देश्य परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार को लेकर किसी तरह की साठगांठ या षड्यंत्र पर रोक लगाना है। अनुचित व्यवहार में प्रश्न पत्र या उत्तर पुस्तिका तक अनधिकृत रूप से पहुंच, लोक परीक्षा के दौरान किसी उम्मीदवार की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़छाड़, फर्जी परीक्षा आयोजित करना, फर्जी प्रवेश पत्र और नियुक्ति पत्र जारी करना शामिल है। विधेयक में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का भी प्रस्ताव है, जो कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिश करेगी। ये एक केंद्रीय कानून होगा और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगी। वहीं से अपनी ओर से, और मुझे विश्वास है इसमें दादा अधीर को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, एक अपील करके सभी सदस्यों से, सभी भारतवासियों से कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके भविष्य को किसी से हाथों में उसको छेड़छाड़ ना होने दें, उनको उस तनाव की परिस्थिति में ना पड़ने दें जो इन आत्महत्याओं में परिवर्तित होते हैं। और मैं अपील करता हूं माता पिता से भी, बच्चों से भी, कि वो इस बदलते हुए नए युग में मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका, अपना योगदान निभाने के लिए अपने आप को समर्थ बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 मंगलवार को पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989, जम्मू कश्मीर नगर पालिका अधिनियम 2000 और जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करना है। इस कानून का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण प्रदान करना और संविधान के प्रावधानों के साथ केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय निकाय के कानूनों में स्थिरता लाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब तक अन्य पिछड़ा वर्ग की अनदेखी की गई थी। इस विधेयक का उद्देश्य आज़ादी के 75 वर्षों बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को न्याय प्रदान करना है। यह ओबीसी को अधिकार देने वाला पंचायती राज और नगर निगम के चुनाव में अधिकार यानी कि आरक्षण देने का यह विधेयक है। अभी तक जम्मू कश्मीर के ओबीसी को नज़रअंदाज किया जा रहा था, लेकिन 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर जो प्रगति के पथ पर है, उसमें ओबीसी को लोकल बॉडी के चुनाव में आरक्षण देकर और उसको हित में जो प्रगति के रूप में भी है और उसको न्याय देने के रूप में भी यह विधेयक आया है। महोदय, भारत के संविधान के भाग 9 और भाग 9A में पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए प्रावधान है। इसमें पिछड़े वर्गों के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं की सीटों के लिए आरक्षण के लिए एक सक्षम प्रावधान भी है। लेकिन महोदय, जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989, जम्मू और कश्मीर नगर पालिका अधिनियम 2000 और जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।
इस संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान हो सकेगा। संविधान के अनुसार नगर पालिकाओं के चुनाव का संचालन एवं नियंत्रण राज्य चुनाव आयुक्त के पास होना चाहिए, जबकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में यह अधिकार मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास है। इस प्रस्तावित संशोधन से यह अधिकार राज्य चुनाव आयुक्त के पास जाएगा। महोदय, संविधान में प्रावधान है कि राज्य चुनाव आयुक्त को उसी तरह से पद से हटाया जाएगा जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित है, जबकि जम्मू और कश्मीर में यह अधिकार उपराज्यपाल के पास है। इस संशोधन के माध्यम से इसे संविधान के अनुरूप किया जाएगा। महोदय, 370 अनुच्छेद को निरस्त करने के बाद सभी केंद्रीय अधिनियमों सहित भारत का पूरा संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू कर दिया गया है। वर्तमान विधेयक जम्मू कश्मीर के 3 अधिनियमों को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप बनाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं प्रधानमंत्री के गोवा दौरे की। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को गोवा के बेतुल में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत में अगले 5-6 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में 67 अरब डॉलर का निवेश होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% से अधिक की रफ्तार से बढ़ रही है। देश जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने ग्लोबल कंपनियों को भारत के बढ़ते ऊर्जा सेक्टर का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2030 तक देश की अपनी रिफाइनिंग क्षमता 25.4 करोड़ टन वार्षिक से बढ़कर 45 करोड़ टन पर पहुंचने की उम्मीद है। अपनी सरकार के बुनियादी ढांचे पर जोर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में बुनियादी ढांचे के लिए जो 11 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, उसका एक बड़ा हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र में जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और हाल के दिनों में सौर ऊर्जा में 20% की वृद्धि हुई है और हमने छत पर सौर प्रणाली वाले 1 करोड़ घरों के लक्ष्य की भी परिकल्पना की है। उन्होंने कहा कि भारत का जोर सौर मूल्य श्रृंखला बनाने पर है। कुछ दिन पहले ही विश्व की 17% जनसंख्या वाला देश होने के बाद भी विश्व में भारत का कार्बन एमिशन शेयर सिर्फ 4% है। इसके बाद भी हम अपने एनर्जी मिक्स को और बेहतर करने के लिए पर्यावरण के प्रति संवेदनशील एनर्जी सोर्सेज के विकास पर बल दे रहे हैं। 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। आज भारत रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी में विश्व में 4थे स्थान पर है। हमारी इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, इसका 40% हिस्सा नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आता है। बीते 1 दशक में भारत की सोलर एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी 20 गुना से ज्यादा बढ़ी है। सौर ऊर्जा से जुड़ने का अभियान भारत में जन आंदोलन बन रहा है। कुछ दिन पहले ही भारत में एक और बड़े मिशन की शुरुआत हुई है। भारत में 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप लगाने की योजना को उसका ऐलान किया गया है। इससे हमारे 1 करोड़ परिवार ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे। उनके घरों में जो अतिरिक्त बिजली बनेगी उसे सीधे ग्रिड तक पहुंचाने की भी व्यवस्था की जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं भारत जैसे देश में इस योजना का कितना बड़ा असर होने जा रहा है। इससे आपके लिए भी इस पूरी सोलर वैल्यू चेन में
निवेश की बहुत बड़ी संभावना बनने वाली है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर ऊर्जा क्षेत्र के शीर्ष सीईओ के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। बैठक के दौरान उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में भारत द्वारा प्रदान किए जाने वाले व्यापक अवसरों पर प्रकाश डाला और सुधारों को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री ने गोवा में विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में 1330 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं से शिक्षा, खेल, पेयजल, उपचार, अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यटन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले में विभिन्न विभागों के 1930 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गोवा क्षेत्रफल और जनसंख्या में छोटा है, लेकिन ये सामाजिक रूप से विविधतापूर्ण है और विभिन्न वर्गों और धर्मों के लोग कई पीढ़ियों से यहाँ शांति से रह रहे हैं। उन्होंने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर प्रकाश डाला। नेचर, कल्चर और हेरिटेज की दृष्टि से समृद्ध रहा है। दुनिया में लोग अलग अलग तरह के टूरिज्म के लिए अलग अलग देशों में जाते हैं। भारत में हर प्रकार का टूरिज्म एक ही देश में एक ही वीजा पर उपलब्ध है। लेकिन 2014 से पहले जो सरकार देश में थी, उसने इन सभी पर इतना ध्यान नहीं दिया। पहले की सरकारों में पर्यटक स्थलों के विकास के लिए, हमारे समुद्री किनारों के विकास के लिए, द्वीपों के विकास के लिए कोई विजन नहीं था। अच्छी सड़कों, अच्छी ट्रेनों और एयरपोर्ट की कमी के कारण अनेक पर्यटक स्थल गुमनाम रहे। प्रधानमंत्री ने संपूर्ण गोवा के लिए राज्य सरकार के सुशासन मॉडल की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा में 30,000 से ज्यादा लोगों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थायी परिसर और राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान के नए परिसर का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने संबंधित पर्यटन गतिविधियों के साथ साथ पणजी और रीस मैगोस को जोड़ने वाले यात्री रोपवे की आधारशिला भी रखी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC के सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया। इसमें समुद्री रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें हर साल 10 से 15,000 लोगों को ट्रेन किया जाएगा। कठोर मौसम की स्थिति में अनुरूपित और नियंत्रित अभ्यास से प्रशिक्षुओं के समुद्री जीवन कौशल में वृद्धि होगी और इस प्रकार वास्तविक जीवन की आपदाओं से सुरक्षित बचने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हमारा देश अपने लक्ष्य कैसे पूरे करेगा, अपनी डेस्टिनी तक कैसे पहुंचेगा। The 865 is going in present position. Mayday, 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 we're going down. Mayday, 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 we're going down. Going in present position. Escaping a helicopter after it crashes into the sea is a race against time.
The quest is to take everyone along to the finish line. When there is a blowout, the priority is getting everyone to safety, away from the highly flammable gas and liquid gushing to the surface at extreme pressure. Then clamping it down before it gets out of hand. A levy or boiling liquid expanding vapor explosion can be catastrophic. It's important to know how to avert it and, if it occurs, how to combat it. The priority is always to save lives. And when a helicopter catches fire, we act without hesitation, leaving no man behind. This is what we learned at the ONGC Advanced Training Institute, a 260-acre campus where the cadets in training master numerous skills, from sea survival to firefighting, and practice the drill until it becomes second nature. Turning them into world-class energy soldiers. ONGC Advanced Training Institute, the energy sector's new safety benchmark. अब बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार अभेद्य सीमाएं बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने पूरी 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ बनाने का फैसला किया है। गृह मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि बेहतर निगरानी की सुविधा के लिए सीमा पर एक गश्ती ट्रैक भी बनाया जाएगा। सीमा की कुल लंबाई में से मोरह मणिपुर में 10 किलोमीटर की दूरी पर पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है। हाइब्रिड निगरानी प्रणाली के माध्यम से बाड़ लगाने की 2 पायलट परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। गृह मंत्री ने बताया कि ये परियोजनाएं अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पर बाड़ लगाएंगी। उन्होंने जानकारी दी कि मणिपुर में लगभग 20 किलोमीटर तक बाड़ लगाने के काम को भी मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही काम शुरू होगा। सुप्रभात में आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
7 फरवरी साल 1908 को मनमथनाथ गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी और लेखक थे। 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। मनमथनाथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य रहे। 17 वर्ष के आयु में उन्होंने साल 1925 में हुए काकोरी ट्रेन एक्शन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस एक्शन में 4 क्रांतिवीरों को मृत्युदंड दिया गया था। ये क्रांतिवीर थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह। मनमथनाथ गुप्त की आयु कम होने के कारण उन्हें 14 वर्ष की सजा दी गई। 7 फरवरी साल 1974 को ग्रेनाडा ने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की। सबसे बड़ा शहर होने के साथ ही सेंट जॉर्ज इसकी राजधानी है। यह देश एक द्वीप है और यह द्वीप कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। ग्रेनाडा दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में दक्षिणी छोर पर स्थित एक संप्रभु देश है। यह देश त्रिनिदाद और टोबैगो के उत्तर में स्थित है। पतोइस और अंग्रेजी इस देश की मुख्य भाषाएं हैं। 7 फरवरी साल 1964 में ब्रिटिश रॉक बैंड द बीटल्स के सदस्य अपने पहले लाइव शो के लिए अमेरिका पहुंचे। दुनिया का सबसे मशहूर संगीत बैंड द बीटल्स अमेरिका के बाजार में अपनी जगह बनाने वाला पहला ब्रिटिश रॉक बैंड था। इस बैंड की प्रसिद्धि इतनी थी कि जब यह बैंड एक टीवी शो पर आया तो अमेरिका में अपराध दर अपने 50 सालों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया था और करीब 40% अमेरिकियों ने इस बैंड के कार्यक्रम को देखा। उस समय इस बैंड के प्रमुख आर्टिस्ट थे जॉन लेनन, पॉल मैकार्टनी, रिगो स्टार और जॉर्ज हैरिसन। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित यह बैंड ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित है।